बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स है उसका हमने कुछ रिव्यू की थी पिछले यानी कि 9th क्लास की कुछ चीज़ें। थोड़ा ये भी टॉपिक पिछली क्लास का ही है, लेकिन जो कुछ नए टॉपिक भी आज हम डिस्कस करेंगे। इम्पल्स उसमें आता है। एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स है हमारे पास। चैप्टर नंबर हम 3 डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है इम्पल्स। लेक्चर आज 5 है मेरा ख्याल है, अब या 4 है या 5 है। चलें अब बेटा सबसे पहले हमारे पास इम्पल्स क्या चीज़ है। कल आपको पता है कि कल जब आपने वो रिलेशन कायम किया था फोर्स और मोमेंटम के दरमियान, तो वहाँ बीच में एक चीज़ आ रही थी, वो ये था कि वहाँ पे आ रहा था F क्रॉस T इज़ इक्वल टू MVF माइनस MVI, ये आ रहा था ना बीच में। अब तो बेटा ये जो प्रोडक्ट होता है फोर्स का और टाइम का, इसको इम्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्पल्स। ठीक है। सो इसको डिफाइन करते हैं, व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स acts for very short time then product of force and time is called impulse। तो देखिए भाई, जब एक बहुत बड़ी फोर्स एक मुख्तसर से टाइम के लिए लगती है किसी बॉडी के ऊपर, तो ये फिर उस केस में जो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, एग्जांपल मैं दूँ आपको, जिस तरह क्रिकेट की जो बॉल होती है, जब वो आती है तो बैट घुमाया जाता है बड़ी फोर्स के साथ, और वो बैट ने उस बॉल के ऊपर जो फोर्स लगानी होती है वो नैनो सेकंड्स के लिए, थोड़े से टाइम के लिए वो बॉल ने टच होना है उसके साथ। तो असल में उस केस में जो वो फोर्स है और जितने टाइम के लिए वो बॉल और बैट आपस में कनेक्ट हुए हैं, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको आप क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्पल्स। ठीक है। ये इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है। या फुटबॉल को आप किक करते हैं, या दो गाड़ियाँ आपस में कोलाइड करती हैं, तेज़ जा रही हैं गाड़ियाँ, जितने टाइम के लिए एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ हिट हुई है, तो फोर्स जो उसने आगे लगाई है दूसरी बॉडी पर जितने टाइम के लिए, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको आप क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे। ठीक है। इसका बेटा यहाँ से वैसे यूनिट इसका क्या बनेगा? न्यूटन सेकंड इसका यूनिट होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड, क्योंकि इसके फार्मूले में FT आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये मेरा हाल है, ये 9th में आपने पढ़ा था। वहाँ आपने ये कहा था, चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले तो आइसोलेटेड सिस्टम को मैं डिफ़ाइन कर दूँ ताकि आगे जाके चीज़ आनी है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। मिसाल के तौर पे आप एक कमरा ले लें, उस कमरे की आप हर तरफ से बंद करते हैं, अंदर आप जो मर्ज़ी करते रहें, बाहर से आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकता। दीवारें हैं ना हर तरफ, तो ये बन गया एक आइसोलेटेड सिस्टम। गैस एक सिलेंडर में फिल की होती है, तो गैस के मालिक्यूल्स इंटरनली तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाहर से उन गैस मालिक्यूल्स के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाई जा सकती, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है। तो सपोज करें ये तो क्या है,
एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। ठीक है, तो ये इसको मैं डिफाइन नहीं करता, आपको समझा दी। अब हम चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट ये है कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब ज़रा देखते हैं कि इसका मतलब यह है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो, उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट, यानी कि एक जितना ही रहता है, जो मर्ज़ी हो जाए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास दो स्मूथ बॉल्स हैं, हार्ड स्मूथ बॉल्स हैं। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये M1 है और ये इस V1 वेलोसिटी के साथ ये इधर को मूव कर रही है बॉल। ठीक, आगे एक और बॉल है, वो है M2 और वो इधर को V2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, अब क्या होता है भाई, जब ये आपस में जाके हिट करते हैं, ये बॉल जाके इस बॉल के साथ हिट कर देती है, आपस में टकरा जाती हैं, तो मैच तो इनके वही रहेंगे। अब उस केस में क्या है भाई कि एक बॉल के ऊपर लगेगी फोर्स आगे को और एक बॉल के ऊपर फोर्स लगेगी पीछे को। तो समझे कि आगे को आपका एक्शन लग रहा है, ये जो इस बॉल ने इसके ऊपर फोर्स लगाई है, और इसने जो आगे से इसके ऊपर लगाई है वो रिएक्शन है। ठीक है, और दूसरी बात ये बेटा कि जब ये बॉल आपस में हिट करेंगी तो ये बॉल इधर को जाएगी। अब इसकी जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, वो हो जाएगी V1 डैश, और इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, ये पीछे को आएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी V2 डैश, सॉरी V2 डैश, वो क्या है V2 डैश है, और ये है V1 डैश। ठीक है, अब हमने साबित ये करना है कि अभी हमने कहा है कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये जो सिस्टम था, ये और ये दोनों सिस्टम्स, इन दोनों का जो टोटल मोमेंटम है वो इक्वल होना चाहिए। ये है बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले वाला जो मोमेंटम है वो इक्वल होना चाहिए। जब ये दोनों सिस्टम आपस में कोलाइड कर गए थे तब इन दोनों का जो मोमेंटम आ रहा है वो उसके इक्वल होना चाहिए। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो आपका मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब देखते हैं, मैं साबित करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये इम्पल्स की सूरत में हम लिखते हैं इधर भाई, जब आपकी बॉल जो हैं फॉर M1 पहली बॉल के लिए, इसके लिए, तो उसके लिए बेटा ये है कि उसके ऊपर फोर्स लगी है F डैश लगी है ना, और कितने टाइम के लिए लगी है, T टाइम के लिए। उसके मोमेंटम में चेंज क्या आया है, बाद वाला मोमेंटम है उसका M1 V1 डैश, और पहले वाला क्या था M1 V1। देखें इधर, यहाँ पे हम लिखते थे ना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम है, समझ आइए। तो वही इम्पल्स वाली इक्वेशन हमने यूज़ की है। तो M1 बॉल के ऊपर इतनी फोर्स लग रही है इतने टाइम के लिए, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बॉल के लिए चलते हैं फॉर M2 के ऊपर बेटा देखिए ज़रा, अब ये साइड है हमारे पास M2, इधर ये M2 है, इस पे कितनी फोर्स लग रही है F, और कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए, इज इक्वल टू इसका फाइनल मोमेंटम क्या है M2 V2 डैश, और इनिशियल मोमेंटम क्या है माइनस M1 V1। बेटा देखें, इनिशियल कहते हैं पहले वाला, ये पहले वाला दोनों का अपना अपना मोमेंटम था, ये बाद वाला दोनों का फाइनल मोमेंटम है टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन, ठीक है, समझ आ रही है। अब जी जी यहाँ पे M2 आएगा, सॉरी M2 V2 वहाँ सही है,
ठीक है, और यहाँ पे भी V2 आएगा। ये क्या कर दिया मैंने, ये तो ऊपर वाला ये इसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है, V2, ये V1, ये क्या था मैंने V1 डैश था ये, ठीक है। अब तो हम इसके बाद ये हमने दोनों जो बॉल्स थी उनके लिए हमने ये इक्वेशंस लिख ली हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। इसको आप 1 कह लें और इसको आप 2 कह लें। सो एडिंग 1 and 2, सो ऐड करेंगे आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बनेगा, F1 डैश F डैश T प्लस F इंटू टी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड भी ऐड करें। M1 V1 डैश माइनस M1 V1 प्लस दूसरी भी M2 V2 डैश माइनस M2 V2, ठीक है जी। उसके बाद बेटा इन दोनों में आपका आ रहा है T कॉमन, पीछे बच गया F डैश प्लस F इज इक्वल टू, इधर आ रहा है M1 V1 डैश माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 डैश माइनस M2 V2, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे हमारे पास क्या है यहाँ पे बात ये है बेटा कि जो आपकी एक्शन और रिएक्शन होता है, आपने ये पढ़ा था न्यूटन के थर्ड लॉ में कि एक्शन जो होता है वो इक्वल होता है किसके, रिएक्शन के, यही पढ़ा था ना। अब तो इसका मतलब है कि जितनी ये फोर्स है उतनी ही ये फोर्स है, यानी कि दोनों को हम सेम लेटर से शो कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और दूसरी बात ये कि दोनों ऑपोजिट है, एक आगे को एक बैकवर्ड है एक फॉरवर्ड है, तो एक के साथ हम माइनस लगा देते हैं, ये शो करेगी कि इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास F डैश है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस F, क्या लिख सकते हैं, माइनस F, ठीक है। सो T माइनस F प्लस F और राइट साइड पे वही चीज़, ठीक है। तो ये सारा कट गया तो ज़ीरो हो गया, और उधर से जो माइनस वाली टर्में थी सारी इधर ले आओ, वो बन जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। तो यही हमने प्रूव करना था। देखें तो हो गया साबित कि टकराने से पहले जो मोमेंटम था बिफोर कोलिजन उतना ही आपका टकराने के बाद मोमेंटम रहा है, यानी कि आपका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहा है। क्या रहा है, कांस्टेंट, कंजर्व रहा है। यही हमने प्रूव करना था। समझ आ गई। ये बेटा आज के आपका एक छोटा सा मैंने एक आपको टॉपिक करवाया है वो इम्पल्स के बारे में, और दूसरा मैंने आपको छोटा सा एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाया, इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो इसको आपने लॉन्ग के तौर पे तैयार करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लें अगर इसको करना है तो। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।